नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आपको बताना चाहता हूं, आज एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया। एक बार फिर से सड़कों पर कांग्रेस के नेता नजर आए। कांग्रेस के नेताओं का हंगामा देखने को मिला। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सोनिया गांधी से 2 राउंड में 6 घंटे की पूछताछ हुई है। ईडी ने बुधवार को फिर से सोनिया गांधी जी को पूछताछ के लिए बुलाया है। आज राहुल गांधी फुल एक्शन में नजर आए। राहुल गांधी सांसदों के साथ मिलकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान पुलिस ने राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के 50 सांसदों को हिरासत में लिया है। वहीं आज कांग्रेस ने तमाम जो दिग्गज नेता थे वो लगातार दिन भर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। आज कारगिल विजय दिवस है। कारगिल विजय दिवस हिंदुस्तान के शौर्य का सेलिब्रेशन है। हिंदुस्तानी के सेना के पराक्रम का उद्घोष है। कारगिल युद्ध में हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। धोखे से जिस जमीन पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था, अपने बुलंद हौसले के साथ मेरे फौजी भाइयों ने पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए पूरे हिंदुस्तान को कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कारगिल के वीर शहीदों को भी नमन करना चाहता हूं। ब्रिटेन की चुनावी मंच पर चीन की चर्चा ने आज पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ब्रिटेन के पीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे ऋषि सुनक ने चीन पर सख्त प्रहार करके सनसनी फैला दी है। प्रचार के दौरान भारतवंशी ऋषि सुनक ने चीन पर सख्त प्रहार किया है। ड्रैगन को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताकर ऋषि सुनक ने ब्रिटेन की भावी विदेश नीति पर बड़ा संकेत भी दिया है, जिससे आने वाले वक्त में चीन के लिए मुसीबत पैदा होगी। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को मैं देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। सोनिया गांधी से एक बार फिर से ईडी ने सवाल जवाब किए। तकरीबन 6 घंटे में 55 सवाल ईडी के अधिकारियों ने सोनिया गांधी से पूछे। सोनिया गांधी ने कितने सवालों का क्या जवाब दिया, इस बारे में पता चलना भी बाकी है। आगे की पूछताछ के लिए ईडी ने सोनिया गांधी को कल से फिर ईडी के दफ्तर बुलाया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी के बाद अब सोनिया गांधी से लगातार पूछताछ हो रही है। सोनिया गांधी पर नेशनल हेराल्ड केस में हेरफेर के आरोप लगे हैं। कांग्रेस को लगता है कि यह सब बेवजह है, इसलिए कांग्रेस और कांग्रेसी नेता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी आज विजय चौक पर धरना दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। राहुल गांधी की हिरासत पर आज जमकर सियासत देखने को मिली। हम तुम्हारे साथ हैं। तस्वीरें दो लेकिन मजमून एक, और मजबूर ये कि अगर ईडी कांग्रेस आलाकमान से सवाल करेगी तो पार्टी बवाल करेगी। 21 जुलाई को जब कांग्रेस की टॉप लीडर सोनिया गांधी को ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में तलब किया था, तब भी कांग्रेस ने बवाल काटा था।
और 26 जुलाई को जब ईडी ने सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया, तब भी कांग्रेस कार्यकर्ता बवाल करने से बाज नहीं आए। पिछले 1 महीनों में नेशनल हेराल्ड केस की कहानी पूरा देश ये जान चुका है, लेकिन सच वही है जो अब तक बताया गया या फिर अभी सामने आना बाकी है। इसके लिए ईडी पड़ताल में जुटी है। पहले राहुल गांधी और अब सोनिया गांधी से जो सवाल अब तक ईडी ने पूछे हैं, उनका उद्देश्य केवल नेशनल हेराल्ड केस का पूरा सच देश के सामने लाना है। एक तरफ ईडी के सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की सियासत महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया और प्रदर्शन को नाम दिया सत्याग्रह। कांग्रेस के सत्याग्रह में आगजनी भी हुई और सड़कों पर बवाल भी। राजधानी दिल्ली में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी की पूछताछ के खिलाफ सड़कों पर संग्राम किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सड़कों पर उतरे। राहुल गांधी ने विजय चौक पर धरना दिया और बीच सड़क पर धरना देना शुरू कर दिया। राहुल गांधी खुद ईडी के सवालों का सामना कर चुके हैं। उन्हें एहसास है कि ईडी के सवालों का सही जवाब देना कितना मुश्किल है, लिहाजा राहुल गांधी पूरे मामले को महंगाई और बेरोजगारी से जोड़ दिए। हम तुम्हारे साथ हैं। सारे सांसद आए, हाँ, और उन्होंने महंगाई की बात की, हाँ, और बेरोजगारी की बात की, और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे, हाँ, अंदर बात नहीं करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है, हाँ, और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान की स्थिति है, पुलिस स्टेट है, वो तो सच्चाई है। मोदी जी राजा है, पुलिस स्टेट है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई को कांग्रेस बेवजह इसको करार दे रही है, तो बीजेपी का पहले दिन से यही कहना है कि जब कुछ भी गलत नहीं है तो फिर डर किस बात का है। कांग्रेस पार्टी कई चीज़ों को जो बदल रही है, उसमें जो है वो जो सत्याग्रह है वो क्रांति का प्रतीक नहीं रह गया, उनके लिए करप्शन का प्रतीक हो गया है। और करप्शन के क्रांतिकारियों का ये सत्याग्रह निश्चित तौर से सत्याग्रह के नाम को भी बदनाम कर रहा है, उनके नाम वो तो बदनाम है ही। देखिए, पार्टी तोड़ने का सवाल ही नहीं है। यहाँ पार्टी नहीं टूट रही है, बल्कि बेनामी प्रॉपर्टी टूट रही है। तो इसमें आपको पार्टी को परेशान होने की क्या ज़रूरत है? जहाँ पे गड़बड़ झाला है वहाँ पे पकड़ा जाएगा। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार ईडी के कटघरे में है। अदालत से लेकर जांच एजेंसी तक हर तरफ गांधी परिवार को झटके पर झटके लग रहे हैं। ऐसे में नेशनल हेराल्ड केस की पूरी कहानी भी हम आपको समझा देते हैं। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी से लोन दिलाने के नाम पर नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। आरोपों के मुताबिक कांग्रेस ने पहले नेशनल हेराल्ड की कंपनी एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल को 26 फरवरी 2011 को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। इसके बाद 5 लाख रुपए से यंग इंडिया कंपनी बनाई और 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडिया को दे दिए गए और उसके बदले यंग इंडिया को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ शेयर से यंग इंडिया को एसोसिएट जनरल लिमिटेड के 99% शेयर हासिल हो गए, जिसके बाद कांग्रेस ने यंग इंडिया का 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया और इसका असर ये हुआ कि गांधी परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी यंग इंडिया को फ्री में एजेएल का मालिकाना हक हासिल हो गया। जहां तक सोनिया गांधी और ईडी का सवाल है, 5000 करोड़ का गबन अगर देश में हुआ है, 5000 करोड़ रुपए का करप्शन का अगर चार्जेस सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर है, तो स्वाभाविक रूप से पूछताछ भी उन्हीं से होगी। आप सभी को पता है कि नेशनल हेराल्ड केस में 76% का स्टेक होल्डर यंग इंडिया कंपनी में सोनिया जी और राहुल जी है। अगर सोनिया जी और राहुल जी 75 से भी अधिक प्रतिशत के स्टेक होल्डर हैं, तो पूछताछ किससे होगी? क्या पूछताछ सोनिया जी से नहीं होगी या नहीं होना चाहिए?
सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों में कितना दम है, इसकी जांच कोर्ट के निर्देश पर आयकर विभाग कर रहा है। ईडी भी इसी केस की राज अब तलाशने में जुटी है। लेकिन चाहे राहुल गांधी की बात हो या सोनिया गांधी की, जब ईडी ने गांधी परिवार के सदस्यों को पूछताछ के लिए बुलाया, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आ गई और तोहमत लगा दी केंद्र की सरकार पर। मुझे क्लियर पता है कि ये जो जिस केस में उनको समन किया गया है वो 10 साल पुराना केस है, वो सुप्रीम कोर्ट में केस है और सुप्रीम कोर्ट में पूरी जो लीगल टीम है उन्होंने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे या सवाल जवाब थे वो दे दिए हैं। मुझे बुलाया गया, राहुल को बुलाया गया और सोनिया जी को बुलाया गया है। ये खाली एक राजनीतिक इनके तरीका है, इनका तरीका है कि जो परिवार देश के हित में, लोगों के हित में जो उनके लिए लड़ता है, देश के लोगों के लिए लड़ता है, उनकी आवाज़ बुलंद करता है, उनकी जो समस्या है उसका समाधान ढूंढता है, तो उस परिवार को ज़रूर उनकी आवाज़ को उनको दबाना चाहेंगे। सियासत का अपना शगल है। विपक्ष को हमेशा ये लगता है कि सत्ता पक्ष उसकी आवाज दबा रहा है, जबकि वो ये भूल जाता है कि वो भी कभी सत्ता में था। कांग्रेस का हाल भी कुछ ऐसा ही है। 2004 से 14 तक दिल्ली का शासन कांग्रेस के हाथ में रहा। तो क्या जिस ईडी पर आज कांग्रेस सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगा रही है, वही ईडी कभी कांग्रेस के हाथ में थी? क्या नेशनल हेराल्ड के मामले में तब ईडी को ठीक से काम नहीं करने दिया गया, या अब ईडी पर किसी का दबाव है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल कोई सियासी दल नहीं देना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। राहुल गांधी आज पूरे दिन एक्शन में नजर आए। सोनिया गांधी से जब ईडी के दफ्तर में पूछताछ हो रही थी तो राहुल गांधी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की। राहुल गांधी अकेले ही सड़क पर बैठ गए। मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। 2 तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें, आप ये देखिए। एक तस्वीर आज की है जब राहुल गांधी अकेले सड़क पर बैठ गए थे। एक तस्वीर स्वर्गीय इंदिरा गांधी की है, ये साल 1977 की है जब वो इस तरीके से सड़क पर बैठ गई थी। आज इन 2 तस्वीरों की चर्चाएं हर तरफ हो रही है कि राहुल गांधी ठीक अपनी दादी की तरह सड़क पर बैठ गए और इसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। और ये तस्वीर आज बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही है और इस तस्वीरों के मायने कांग्रेसी और कांग्रेसी कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में भी हैं। ये तस्वीर को देखने के बाद इस दिन भर इस तस्वीर की चर्चा होती रही है। राहुल गांधी का सड़क पर बैठना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष लगातार उस पर निशाने साध रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से पहले राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर चुकी है। राहुल गांधी से 5 दिनों में करीब 55 घंटे की पूछताछ हुई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी ने कब पूछताछ की थी, वो तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। 13 जून को पहली बार पूछताछ हुई थी। 10 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी। कैमरा घुमाइए, कैम 1। दूसरी तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी राउंड की मीटिंग में 11 घंटे पूछताछ हुई थी, लगातार उनसे पूछताछ हुई। उसके बाद 15 जून को भी लगातार पूछताछ हुई। तीसरे राउंड की मीटिंग में 9 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी। ये तस्वीरें हैं जो लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर है। 20 जून को 12 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी। चौथे राउंड की मीटिंग थी जब ईडी के दफ्तर में उनसे पूछताछ हो रही थी। इसके अलावा 21 जून को 12 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ हुई। 5वें राउंड की यह मीटिंग है। 5 राउंड की मीटिंग में राहुल गांधी से लगातार मीटिंग हुई। और इसके अलावा ये जो पूछताछ हो रही थी, ये पूछताछ रुकने का नाम नहीं ले रही। अब राहुल गांधी की माताश्री यानी सोनिया गांधी से अब लगातार पूछताछ हो रही है। आज पूछताछ हुई, कल भी पूछताछ हुई और आने वाले कल में भी पूछताछ होगी। और पूछताछ में क्या कुछ निकलेगा, फिर ये ईडी के जो अधिकारी हैं
राहुल गांधी के बयानों से उनकी मां के बयानों को मिलाया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। आज पूरे देश ने कारगिल विजय दिवस मनाया। यह खास दिन सेना के शौर्य को समर्पित है, कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को सम्मान को समर्पित है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 23 साल पहले 26 जुलाई के दिन मेरे हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान की सेना को परास्त किया था। लड़ाई बहुत मुश्किल थी। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा पर घुसपैठ की थी। ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद भारतीय चौकियों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना को नीचे से ऊपर चोटी की तरफ बढ़ना था। ऊपर से पाकिस्तान की सेना फायरिंग कर रही थी। बावजूद इसके मेरे फौजी भाइयों ने अपनी जान हथेली पर रखकर पाकिस्तान की सेना को पीछे धकेल दिया था और शौर्य की ऐसी गाथा लिख दी जो आज भी हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर देती है। कारगिल युद्ध 1999। पाकिस्तान सेना ने भारतीय सीमा में घुसपैठ और कब्जा किया। ऑपरेशन विजय का बिगुल बजा। अभेद पहाड़ और दुश्मन की गोली भी भयविहीन भारतीय सेना को रोक ना सकी। दिलों में आग लिए, दिमाग में बस एक ही लक्ष्य, विजय। दुश्मनों का सफाया किया, विजय हमारी हुई। कारगिल युद्ध की याद में इंडियन आर्मी की ओर से जारी किया गया ये वीडियो 50 सेकंड में सेना के शौर्य की दास्तान बयां करता है। भारत के इतिहास का वो सुनहरा अध्याय जब हमारी सेना के शौर्य ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया। कारगिल की पहाड़ों पर चोरी छिपे पाकिस्तानी सेना के कब्जे को अपने फौलादी हौसलों से छुड़वाया था। परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। पहाड़ों की चोटी पर दुश्मन बैठे थे। भारतीय सेना के जवानों को नीचे से ऊपर का सफर तय करना था। दुर्गम चढ़ाई, सामने से आते दुश्मन की गोली, लेकिन एकदम पीछे नहीं हटे। करीब 2 महीने के लंबे खूनी संघर्ष के बाद जवाबी कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था, 26 जुलाई 1999 को पूरा हुआ। कारगिल युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को हुई थी। भारत पाकिस्तान के बीच ये जंग 73 दिनों तक चली, जिसे ऑपरेशन विजय नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में भारत के 562 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया, जबकि 3000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक और आतंकियों को मार गिराया था। 26 जुलाई को भारत ने पाकिस्तान के कब्जे से अपने सभी पॉइंट्स खाली करा लिए। कारगिल युद्ध में भारत विजयी हुआ। सेना की विजय गाथा में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया। 23 साल हो चुके थे। हर साल देश 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले वीर शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। इस खास मौके पर देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर कहा, कारगिल विजय दिवस हमारे सशस्त्र बलों की असाधारण वीरता, पराक्रम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी वीर सैनिकों को मैं नमन करती हूँ। सभी देशवासी उनके और उनके परिवारजनों के प्रति सदैव ऋणी रहेंगे। जय हिंद। पीएम नरेंद्र मोदी ने कारगिल के वीर जवानों को याद करते हुए अपनी भावनाओं को एक वीडियो संदेश के जरिए देश तक पहुंचाया।
आज 26 जुलाई है और आज का दिन बहुत खास है। आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेना, हमारे वीर जवान। लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की। इतनी ऊंचाइयों पर विजय पाना मात्र गगनचुंबी चोटियों को फतेह करना नहीं है, ये देश की समूची शक्ति को दर्शाता है, हमारी सेनाओं के शौर्य का प्रतीक है। युद्ध सरकारें नहीं लड़ती, युद्ध पूरा देश लड़ता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश के लिए जो जीने और मरने की परवाह नहीं करते, वो अजर अमर होते हैं। सैनिक आज के साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं। हमारी आने वाली कल सुरक्षित रहे, उसलिए वो अपनी आज स्वाहा कर देता है। सैनिक जिंदगी और मौत में भेद नहीं करते, उनके लिए तो कर्तव्य ही सब कुछ होता है। कारगिल में विजय भारत के वीर बेटे बेटियों के अदम्य साहस की जीत थी। कारगिल में विजय भारत के संकल्पों की जीत थी। कारगिल में विजय भारत के सामर्थ्य और संयम की जीत थी। कारगिल में विजय भारत की मर्यादा और अनुशासन की जीत थी। कारगिल में विजय प्रत्येक देशवासी की उम्मीदों और कर्तव्य परायणता की जीत थी। साथियों, कारगिल युद्ध के समय अटल जी ने लाल किले से जो कहा था, वो आज भी हम सभी के लिए बहुत प्रासंगिक है। अटल जी ने तब देश को गांधी जी के एक मंत्र की याद दिलाई थी। उन्होंने कहा था कि यदि कोई दुविधा हो कि तुम्हें क्या करना है, तो तुम भारत के उस सबसे असहाय व्यक्ति के बारे में सोचो और स्वयं से पूछो कि क्या तुम जो करने जा रहे हो उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी। गांधी जी के इस विचार से आगे बढ़कर अटल जी ने कहा था कि करगिल युद्ध ने हमें एक दूसरा मंत्र दिया है। कारगिल ने हमें दूसरा मंत्र दिया है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। अपना रक्त बहाकर जिन्होंने सर्वस्व न्योछावर किया, उन शहीदों को, उनको जन्म देने वाली वीर माताओं को भी मैं नमन करता हूं। अपने ट्विटर हैंडल पर प्रधानमंत्री लिखते हैं, कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत शत नमन। जय हिंद। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पर खास कार्यक्रम आयोजित हुआ। नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 24 जुलाई रविवार के दिन जम्मू में कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल के शहीदों को नमन किया और कहा, भारत को वैश्विक सुपर पावर बनाना सही मायने में अपने शहीदों को श्रद्धांजलि होगी। पहले तो लगा कि हर बार की तरह यह कोई छोटी मोटी घटना होगी, परंतु बाद में पता चला कि जो हमारे इलाके कब्जे में थे
उसमें भी किसी हद तक वह प्रवेश कर गए हैं। लेकिन उसके बाद जब इस बात की जानकारी मिली तो हमारे भारत के सेना के जवानों ने जो करिश्माई काम किया है बहनों भाइयों, उसे भारत कभी भूल नहीं सकता है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेना के प्रमुखों आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार और एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लद्दाख की द्रास में 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल युद्ध स्मारक पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेना के अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस बेहद खास मौके पर सेना की तरफ से शहीदों के परिजनों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। ये पल परिजनों को गर्व से भर देता है। बहुत सम्मानित फील कर रहा हूँ। मेरे बेटे ने मुझे बहुत गर्वान्वित किया है। मुझे गर्व है उसकी शहादत पे, उसके जीवन पे। एक पिता होने के नाते तकलीफ बहुत है, बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई ब्रेव सन। पर जो कुछ इसने कर दिखाया है उसके लिए मैं गर्वान्वित हूँ। मेरा हस्बैंड इधर बटालियन में शहीद हुआ था जुलाई 10 तारीख को। फिर इसके बाद बच्चे छोटे छोटे था, बच्चे को भी 1-1.5 साल 2 साल हो रहा था। बहुत मुश्किल हुआ था। अचानक ऐसे बात सुनना। अभी तो पति देश के लिए शहीद हुआ था। हमें तो बहुत गर्व होते हैं, हीरो जैसे हमारा पति देश के लिए शहीद हुआ था। बहुत अच्छा। My son was also one of the martyrs, so we come to give our respect. We feel sad, but at the other hand, we are very proud of my son's sacrifice for the country. Nation, let us respect all these martyrs who had sacrificed their life for our country. देश भर में कारगिल विजय दिवस का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ में विशेष आयोजन के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित की। कारगिल विजय दिवस है। आज के दिन साडे जांबाज बहादुर फौजियां ने अपने अफसरां दे निर्देशां दे अधीन टाइगर हिल नूं सर कीता सी। उस वेले देश दे विच बहुत वड्डी देश भगती दी भावना जिहड़ी है वो चली सी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए लिखते हैं, अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए हमारे जांबाज जवानों ने कारगिल युद्ध में हिंदुस्तान की जीत का परचम लहराया था। सेना ने अपने शौर्य और वीरता से तिरंगे पर कभी आंच नहीं आने दी। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले प्रत्येक सेनानी को श्रद्धांजलि। लखनऊ में भी कारगिल के शहीदों की याद में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कारगिल विजय दिवस के मौके पर इसको बेहद खास बताया। पूरे देश की तरफ से शहीदों के परिजनों का आभार व्यक्त किया। मैं विशेष रूप से इस अवसर पर उन माता पिता और उन परिवार के सदस्यों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपने परिवार के ऐसे वीर सपूतों को खोया है। इससे बड़ा बलिदान दूसरा नहीं हो सकता। पूरा राष्ट्र उनके प्रति ऋणी है और इस अवसर पर मैं उन सभी भारत माता के अमर सपूतों के परिवारजनों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार सदैव उनके साथ खड़ी है। 23 साल पहले कारगिल की पहाड़ियों पर भारत के शूरवीरों ने जो विजय गाथा लिखी, उसकी याद आज भी हर भारतीय को गर्व से भर देती है।
भारत के जवानों ने जिस बुलंद इरादों के साथ पाकिस्तानी सैनिकों के मंसूबों को धूल चटाई और कारगिल की चोटियों को उनके चंगुल से छुड़ाकर उस पर तिरंगा लहराया, आज भी हर भारतीय को वो रोमांच से भर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। ब्रिटेन में पीएम की रेस के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच कांटे का मुकाबला है। मीडिया में दोनों नेताओं के बीच जोरदार बहस के बाद सुनक और लिज के बीच फाइट और टाइट ज्यादा हो गई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कैंपेन में ड्रैगन की एंट्री भी हो गई है। ब्रिटेन की चुनावी बहस में चीन का मुद्दा जोर शोर से छाया हुआ है। ऋषि सुनक चीन पर सख्त नजर आए। ऋषि सुनक ने ड्रैगन नीति की जमकर आलोचना की है। सुनक ने सबको बता दिया कि अगर वो प्रधानमंत्री बने तो उनका चीन के खिलाफ क्या एक्शन प्लान होगा। सुनक ने ब्रिटिश के विदेश नीति का ब्लूप्रिंट भी दुनिया के सामने रख दिया है। ड्रैगन पर ऋषि वाणी, चीन को बताया बड़ा खतरा, चुनाव में मिलेगा फायदा। ब्रिटेन में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसको लेकर कंजर्वेटिव पार्टी के दो उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर चल रही है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक और कार्यवाहक विदेश सचिव लिज ट्रस एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। प्रचार के दौरान दोनों अपनी अपनी नीतियों का जनता के सामने बखान कर रहे हैं। प्रचार के दौरान भारतवंशी ऋषि सुनक ने चीन पर सख्त प्रहार किया, ड्रैगन को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया। ऋषि सुनक ने विदेश नीति को लेकर अपना रुख साफ करते हुए कहा कि चीन और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ब्रिटेन के लिए लंबे समय से सबसे बड़ा खतरा है। अगर वो प्रधानमंत्री बने तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े उन सभी इंस्टीट्यूट को बंद कर देंगे जो ब्रिटेन के विश्वविद्यालय और स्कूलों में मंदारिन भाषा पढ़ा रहे हैं। दरअसल ऋषि सुनक पर आरोप लगा था कि चीन को लेकर सुनक का रुख काफी कमजोर रहा है और इसी आरोप पर ऋषि सुनक ने साफ किया है कि चीन को लेकर उनका रुख क्या है। उन्होंने कहा, जिस तरह से चीन ने अमेरिका और भारत जैसे देशों को अपना निशाना बनाया है, उसकी नीति साफ दिखाई पड़ती है। वर्तमान में चीन तकनीकी आक्रामकता दिखा रहा है, नई नई तकनीक के जरिए दूसरे देशों के काम में हस्तक्षेप कर रहा है। ऐसे में नाटो जैसे एक और संगठन खड़ा करने की जरूरत है जिससे चीनी आक्रामकता को कम किया जाए। ऋषि सुनक का यह बयान लिज ट्रस के उस बयान के बाद आया है जिसमें लिज ने कुछ दिन पहले ऋषि सुनक पर सॉफ्ट रहने का आरोप लगाया था। लिज ने कहा था कि चीन और रूस पर ऋषि सुनक का रुख बहुत नरम नजर आता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। खास बात यह है कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी सुनक की काफी तारीफ की थी। इतना ही नहीं, अखबार ने तो सुनक को ब्रिटिश पीएम की रेस में इकलौता कैंडिडेट तक करार दिया था, जिसके बाद लिज ट्रस के आरोपों को हवा मिल गई। दरअसल फाइनल वोटिंग कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों को करनी है। लिज ट्रस के चीन पर नरम वाले बयान से सुनक को झटका लगा था। पार्टी के सदस्यों को लगा कि सुनक नरम रवैया अख्तियार कर रहे हैं। यही वजह है कि सुनक ने ड्रैगन के खिलाफ काफी तल्ख जुबान इस्तेमाल की, क्योंकि सुनक जानते हैं कि बाजी मारनी है तो चीन की विस्तारवादी नीति पर अटैक करना होगा, चीनी नीतियों को कटघरे में खड़ा करना होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो ब्रिटेन में पीएम रेस की चुनाव में चीन मुद्दा बन गया है। यही वजह है कि लिज ट्रस को सुनक पर अटैक करने का मौका मिला, लेकिन सुनक की टीम भी ब्रिटेन वासियों को बताने में लगी हुई है कि चीन के इंस्टीट्यूट को लिज ट्रस के काल में काफी बढ़ावा मिला। सुनक की टीम ने कहा कि लिज ट्रस चीन पर सॉफ्ट रही, मंदारिन भाषा वाले इंस्टीट्यूट खुलवाने में मदद की। 31 में से 9 इंस्टीट्यूट लिज ट्रस के शिक्षा मंत्री रहते खुले। 2012 से 2014 तक लिज ट्रस शिक्षा मंत्री थी। ब्रिटेन में पीएम की रेस में मुकाबला काफी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि दोनों के बीच कांटे का मुकाबला है। हालांकि पहले खबर आ रही थी कि लिज काफी आगे चल रही हैं, लेकिन बीबीसी की बहस को लेकर हुए ओपिनियन पोल में दोनों उम्मीदवारों के बीच नेक टू नेक फाइट दिखी।
ओपिनियन पोल में ऋषि सुनक को 39% लोगों ने पसंद किया, तो 38% लोग लिज के साथ दिखे। हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी के 47% लोग लिज ट्रस के साथ दिखे, जबकि ऋषि सुनक के पक्ष में 38% लोग रहे। ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों का जबरदस्त समर्थन मिला था। शुरू से लेकर 5वें राउंड तक सुनक टॉप पर रहे। 5वें राउंड में सुनक को 137 वोट मिले, जबकि लिज ट्रस को 113 सांसदों का समर्थन मिला। लेकिन 5 सितंबर की तारीख अहम है। उस दिन वोटिंग से पहले दोनों उम्मीदवारों के बीच टीवी पर डिबेट हुई। फिर कंजर्वेटिव पार्टी के करीब 2 लाख सदस्य वोटिंग करेंगे। पोस्टल बैलेट से वोटर अपने नेता का चुनाव करेंगे। वोटिंग में विजयी उम्मीदवार अगला प्रधानमंत्री होगा। ब्रिटेन का अगला पीएम कौन होगा, ये 5 सितंबर को पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार में चीन का मुद्दा गरमाया है, उससे तो यही लग रहा है कि ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनने में चीन का मुद्दा सबसे कारगर साबित होने वाला है। यही वजह है कि दोनों उम्मीदवार खुद को ड्रैगन के खिलाफ सख्त और दूसरे को ड्रैगन के साथ सॉफ्ट रहने का आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।